मित्रों नमस्कार। इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं व्यास जी। क्या आप यह कल्पना कर सकते हैं कि किसी एग्जीक्यूटिव एक्शन के खिलाफ अपील की सुनवाई करते समय सुप्रीम कोर्ट यानी देश का सर्वोच्च न्यायालय इतना व्यथित हो गया हो कि उसे कहना पड़े कि इस एग्जीक्यूटिव एक्शन ने उसकी अंतरात्मा को झकझोर दिया है। आमतौर से ऐसा होता नहीं है, और यदि सुप्रीम कोर्ट को यह कहना पड़े तो मुझे लगता है कि आप और हमारे जैसे लोगों को सोचना चाहिए कि आखिर हमारे देश में कुछ लोग जो शासन चलाते हैं, जिनके हाथ में शासन सूत्र है और जिन्हें संविधान और कानून के अनुसार काम करना है, वे क्या कर रहे हैं। जी, मामला इलाहाबाद, जिसे आज की तारीख में प्रयागराज कहते हैं, उसी से संबंधित है। और मामले का संबंध उस बुलडोजर एक्शन से है जो उत्तर प्रदेश में शासन का पर्याय बनता चला गया है। हमें स्मरण है, आपको भी स्मरण होगा, कि जो पिछला विधानसभा का वह चुनाव था, माननीय मुख्यमंत्री जो उत्तर प्रदेश के हैं, उनकी सभाओं में उनके समर्थक बुलडोजर लेकर के पहुंचते थे, और वह बुलडोजर उनके कृत्यों का, उनके द्वारा जो कानून के शासन को स्थापित करने की कार्रवाई की जाती थी, उनके समर्थकों के अनुसार उसी का प्रतीक था। वह शासन के इकबाल का प्रतीक था, कुछ लोगों की नज़रों में आतंक का प्रतीक था। और उत्तर प्रदेश में उन्हें तीसरी बार उनकी सरकार बनाने का दूसरी बार, तीसरी बार नहीं, दूसरी बार सरकार बनाने का जनादेश उत्तर प्रदेश की जनता ने दिया। उसी बुलडोजर एक्शन को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने 1 अप्रैल को एक फैसले में कहा कि जो एक्शन हुआ उसने सुप्रीम कोर्ट की आत्मा को झकझोर दिया, अंतरात्मा को झकझोर दिया। द कंसाइंस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ द एपेक्स कोर्ट वर शॉक्ड। मैं कहते समय भी थोड़ा मुझे विचित्र लग रहा है कि मैं बात आपके सामने कह रहा हूं, लेकिन हिंदू अखबार अगर आप देखेंगे, हिंदू अखबार आप देखिए, जहां मैं उंगली रख रहा हूं, वहां पे यह खबर 2 अप्रैल को छपी है, और बुलडोजर से ढाहे जाते घर की भी तस्वीर छपी है। 6 लोगों के घर प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी ने ढा दिया बुलडोजर से। ये 6 लोग कौन थे? ये 6 लोग जुल्फिकार हैदर, शहनाज परवीन, अली अहमद फातमी, नैला फातमी, बेबी मरीमुना और अहमद अली थे। संभवतः इलाहाबाद यानी प्रयागराज के लूकरगंज मोहल्ले की घटना है। हुआ क्या था? जो हिंदू की रिपोर्ट है उसके मुताबिक 2020 के 8 दिसंबर को इन लोगों के घरों पर नोटिस चिपकाई गई कि इनका घर, जो उत्तर प्रदेश का एक कानून है, जो उत्तर प्रदेश अर्बन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एक्ट 1973 कहते हैं, उसके अंतर्गत कहा गया कि आपका ये घर इलीगल है। फिर दूसरी नोटिस छापी गई उनके घर के ऊपर, क्या कि डिमोलिशन का आदेश जारी किया जा चुका है और उनका घर डिमोलिश किया जा सकता है। यह 8 जनवरी 2021 को छापी गई। जो अधिनियम है, जो एक्ट है, उसकी धारा 27 में प्रावधान है कि हाँ, अगर इलीगल तरीके से घर बना है, यानी आपने नक्शा अप्रूव नहीं कराया या अन्य चीज़ें हैं, तो आपके घर को डिमोलिश किया जा सकता है। लेकिन 27(1) ये कहता है कि आपको एक रीजनेबल अपॉर्चुनिटी दी जाएगी सुनवाई करने के लिए, ताकि आप अपने केस को एक्सप्लेन कर सकें। लेकिन नोटिस चिपकाने के बाद फिर डिमोलिशन का आदेश पारित हो गया। किसी ने कहा होगा अधिकारियों को कि
रजिस्टर्ड डाक से भेज दीजिए। तो 1 मार्च 2021 को रजिस्टर्ड डाक से भेजा गया कि आपका घर डिमोलिश किया जाएगा, और 6 मार्च को उनको वो नोटिस प्राप्त हुई, और 7 को बुलडोजर पहुंच गया। उनको अपील करने का जो मौका मिल सकता था, जो रिजनेबल अपॉर्चुनिटी मिल सकती थी, वो नहीं मिली, और उनके घर को ढहा दिया गया। कोर्ट का कहना है कि अभी भी इस देश में रूल ऑफ लॉ मौजूद है, कानून का शासन मौजूद है। सोचिए, कोर्ट को कहना पड़ा कि अभी भी स्टिल इट इज, यानी कई जगहों पर ऐसा लगता है कि कानून के शासन का कोई मतलब नहीं है। कोर्ट ने यह भी कहा कि राइट टू शेल्टर इज ए फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और जो ड्यू प्रोसेस होना चाहिए किसी भी इस तरह के मामले में, जिसमें आप लाइफ या पर्सनल लिबर्टी का अपहरण करते हैं, यानी उसका इंक्रोचमेंट करते हैं, अपहरण शब्द तो दूसरा हो गया, इंक्रोचमेंट करते हैं स्टेट की ओर से, तो ड्यू प्रोसेस का पालन होना चाहिए। आपने पालन नहीं किया, आपने नोटिस चिपका दिया। आपको व्यक्तिगत रूप से या रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भेजनी थी, जो आपने नहीं किया। अरे आपने जानबूझ कर नहीं किया। जिन लोगों के नाम हमने आपको पढ़ के सुनाए, उत्तर प्रदेश का हर बाशिंदा समझता है कि इन नामों का मतलब क्या होता है, वहाँ की सरकार के लिए, वहाँ के प्रशासन के लिए। जिस प्रदेश में होली के समय मस्जिदों को तिरपाल से ढकने की नौबत आ जाए, जिस प्रदेश का एक अदना पुलिस अधिकारी, एक जिले का कप्तान, अदना में इसलिए कह रहा हूँ, जिले का कप्तान है, डीजीपी पता नहीं क्या कर रहा था, वो आदेश जारी करता है कि आप छत पे और सड़क पर नमाज नहीं पढ़ सकते, मैं आपको अरेस्ट कर लूँगा, आपके पासपोर्ट को जब्त कर लूँगा, आपके हथियारों को जब्त कर लूँगा। पता नहीं कितनी शक्ति उसको मिल गई। तो उस प्रदेश में इन नामों को पढ़ने से आप समझ सकते हैं कि प्रशासन के दिमाग में क्या है। बट कोर्ट ने कहा कि ड्यू प्रोसेस और राइट टू शेल्टर इस लाइफ का, राइट टू लाइफ का हिस्सा है, और ड्यू प्रोसेस आर्टिकल 21 का है। रूल ऑफ लॉ भी इस देश में एग्जिस्ट करता है, मौजूद है, इसलिए उसका पालन करना चाहिए। और कोर्ट की अंतरात्मा झकझोरी जा चुकी, अंतरात्मा व्यथित हो गई कि ऐसा भी हो सकता है, जबकि लगातार हो रहा है। तो उत्तर प्रदेश की गाथा है। अभी आपने पढ़ा होगा, ये सुना होगा कि कुणाल कामरा नामक एक कॉमेडियन ने महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम के बारे में कोई कमेंट किया। कॉमेडियन लोग तो कमेंट करते रहते हैं। आर.के. लक्ष्मण के कार्टून हम सभी जानते रहे हैं, वो तो बहुत ही मारक कार्टून हुआ करते थे, लेकिन नेहरू जी ने उनको बुलाकर उनकी प्रशंसा की। ऐसा भी इस देश में हुआ है। हमारे प्रधानमंत्री भी कहते हैं कि हमारी आलोचना इस रूप में होनी चाहिए कि मधुमक्खी का डंक हो, भिनभिनाती मक्खियां नहीं हो। लेकिन उसी कुणाल कामरा ने अपने ढंग से कोई कमेंट किया, हो सकता है वो कमेंट उचित नहीं लगा हो, तो जिस स्टूडियो में उसका ये प्रोग्राम था, शिव सैनिकों ने तो उस स्टूडियो को तोड़ा ही। बीएमसी, बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के पदाधिकारी बुलडोजर लेके पहुंच गए और कहा कि यूपी मॉडल की तरह से इसको भी हम जमींदोज करेंगे। कर किया होगा, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर पर ही गाइडलाइन जारी किया था। यह घटना तो तब की है जब वो गाइडलाइन जारी नहीं हुआ था। अब तो गाइडलाइन जारी हो गया है कि कम से कम 15 दिनों का मिनिमम नोटिस देनी पड़ेगी, सुनवाई का मौका देना पड़ेगा, उसे वेबसाइट पर डालना पड़ेगा, आदि इत्यादि। बावजूद इसके उस स्टूडियो को जमींदोज कर दिया गया, और सुप्रीम कोर्ट की अंतरात्मा उस गाइडलाइन के जारी करने के पहले जो घटना होती है उस पर झकझोरी जाती है। और सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया उसके बाद? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इन लोगों को 10-10 लाख रुपए मुआवजे के बतौर अथॉरिटी देगी। मैं कहता हूं कि अथॉरिटी क्यों देगी? उन लोगों की जेब से जाना चाहिए जिन्होंने यह इलीगल काम किया। क्या वो ड्यू प्रोसेस नहीं जानते? क्या वो रूल ऑफ लॉ नहीं जानते? क्या राइट टू शेल्टर एक बेसिक राइट है वो नहीं जानते? वो संविधान का बेसिक फीचर है, इसेंशियल फीचर है, बुनियादी ढांचा वो नहीं जानते। चाहे वो स्टेट सर्विस के लोग हों, चाहे वो आईएएस के लोग हों, उन्हें ट्रेनिंग में तो बताया ही जाता है। लेकिन मित्रों, हम नहीं जानते इसमें उन्होंने अपने अंतरात्मा से काम किया, अपने अंतःकरण की आवाज़ पे काम किया, कानून का
के अनुसार काम किया या उन्हें किसी का हुक्म मिला था? अगर किसी का हुक्म मिला था तब भी गुलामों की तरह से कानून का उल्लंघन उन्हें नहीं करना चाहिए था। और यदि हुक्म नहीं मिला था तब तो उनको किसी दबाव की भी बात नहीं कह सकते, उनकी जेब से लगना चाहिए। वैसे सरकार को भी चाहिए, उत्तर प्रदेश सरकार को भी चाहिए कि इस फैसले के बाद उनके जेब से 10-10 लाख रुपए वसूला जाए। अगर अथॉरिटी देगी तो उनका क्या बिगड़ा, वो तो ऐसा ही काम करते रहेंगे। मैं पूरे उत्तरदायित्व के साथ सेवा में रहने के बावजूद, यानी उस सेवा का सदस्य, अब तो रिटायर हूँ पर सदस्य होने के बावजूद मैं कह रहा हूं कि इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए जब तक उनके जेब से वसूली नहीं होगी, जिन्होंने ड्यू प्रोसेस का पालन नहीं किया, जिन्होंने कानून से अलग हट करके काम किया, जिन्होंने इलीगल एक्ट किया जो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, इनह्यूमन एक्ट किया जो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, तब तक वो सुधरेंगे नहीं, उनमें सुधार नहीं होगा और दूसरे भी नहीं सीखेंगे। क्योंकि दुर्भाग्य से देश में एक ऐसी संस्कृति पनप रही है कि हम इस तरह की घटनाओं का प्रतिरोध नहीं करते। जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसमें भी शायद ये जो फैसला है वो उस रूप से प्रसारित नहीं हो रहा होगा जिस रूप में हिंदू अखबार ने हिम्मत की है और फ्रंट पेज पर ये न्यूज़ छापी है और हमारे यहाँ जैसे लोगों को इसकी जानकारी मिली है। जो अभी तो देश में हालत है कि अगर पड़ोसी के खिलाफ कोई स्टेट एक्शन हो रहा हो, हम खुश हो लेते हैं, चलो हमारे ऊपर नहीं हो रहा, उसके ऊपर हो रहा है। और ये लगातार होते जा रहा है। उत्तर प्रदेश में तो दिखाई दे रहा है, लगातार होते जा रहा है, दिखाई दे रहा है। और उसी मॉडल को जो हिंदी प्रदेश के बहुत सारे राज्य हैं, हिंदी पट्टी के बहुत सारे राज्य हैं, वो इसको स्वीकार कर रहे हैं, अधिकारी स्वीकार कर रहे हैं। उनका दिमाग उसी प्रकार से काम करने लगा है, क्योंकि उन्हें लगता है कि ऐसा करके वे सत्ता के करीब पहुंचेंगे, सत्ता की मलाई उन्हें भी खाने को मिलेगी और वे जीवन में आगे बढ़ते चले जाएंगे। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट के अंतरात्मा वास्तव में झकझोरी जा चुकी है तो एग्जेम्पलरी पनिशमेंट यदि इन अधिकारियों को मिलता तो शायद इसका असर पड़ता और व्यापक असर पड़ता। मित्रों, चूंकि मैं प्रशासन में रहा हूँ, इसलिए इस खबर को पढ़ने के बाद मुझे भी लगा कि इस देश में हो क्या रहा है, हम जा किधर रहे हैं। और मैंने सोचा कि मैं आपके साथ भी इसे शेयर करूं। मैं आशा करता हूं कि आप भी इस पर विचार करेंगे कि डेमोक्रेसी में चुने गए जो हमारे प्रतिनिधि हैं, जो सरकार है, और उस सरकार के कानून के द्वारा बनाए गए नीतियों का पालन करने के लिए, कानूनों का पालन करने के लिए जो पदाधिकारीगण हैं, अगर वो कुछ ऐसा गलत कर रहे हैं तो हमें अपने प्रतिनिधियों को भी पकड़ना चाहिए। हमें सरकार चलाने वालों को भी कहना चाहिए कि ये आप हो क्या रहा है, और ये नहीं होना चाहिए। क्योंकि यही होता रहेगा तो हम जंगल राज में पहुंच जाएंगे, हम प्रजातंत्र में नहीं रहेंगे। क्योंकि प्रजातंत्र में व्यक्ति बहुत महत्वपूर्ण नहीं होता, जो सिस्टम है उसे महत्वपूर्ण होना चाहिए, जो कानून का शासन है उसे महत्वपूर्ण होना चाहिए। क्योंकि जनता के द्वारा जनता के लिए शासन व्यवस्था होती है। तो मित्रों, मैं आशा करता हूं कि आपको मेरी बात सुनने के बाद इस पर विचार करने की स्थिति उत्पन्न हुई होगी आपके मन में, और आपने इस वीडियो को निश्चित तौर से पसंद भी किया होगा। यदि पसंद किया हो तो कृपया शेयर करें, लाइक करें, अपनी टिप्पणियों से मुझे लाभान्वित करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।